सक्सेना जी, कॉमर्स साहब का कॉल आ गई थी, सतीश जी, हमारी फैकल्टी दिजेंद्र जी, लक्ष्मी प्रिया पांडे, सतीश जी, जितेंद्र जी, डबल पांडे जी। डॉक्टर तोमर ने हमारा जो गाँव में सिस्टम था उसके बारे में चर्चा की। आधुनिक तरीके से किस तरीके से कोऑपरेटिव मूवमेंट चल रहा है, सक्सेना जी ने और अरुण जी भाई साहब ने चर्चा की। जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक दो तरीके के लोग रहेंगे, एक गरीब और एक अमीर। जो अमीर होंगे उनके कॉरपोरेशंस होंगे और जो गरीब होंगे उन कॉरपोरेशन से उनका मुकाबला कोऑपरेटिव बनाकर ही दे सकते हैं। और भारत में कोऑपरेटिव ये नया नहीं है, इसके नाम अलग अलग होंगे। जो रावण के कॉरपोरेशन के खिलाफ राम का मूवमेंट था, जो बेरों का कोई कोऑपरेटिव बनाई होगी सबरी के साथ मिलकर, या कटहल का कोऑपरेटिव बनाया होगा जामवंत के साथ मिलकर, तब वो रावण के कॉरपोरेशन का जवाब दे पाए। और अगर राम को, रामचरितमानस को, रामायण को आप पढ़ो, अयोध्या से लेकर श्रीलंका तक वो गए तो पूरी की पूरी उनकी यात्रा कोऑपरेटिव मूवमेंट है। और रावण कोई श्रीलंका का नहीं था, रावण मेरठ का था। और उसकी जो पत्नी थी मंदोदरी, वो भी श्रीलंका की नहीं थी, वो जोधपुर की थी। वो दोनों क्या करने गए थे, रावण और मंदोदरी, श्रीलंका। तो उनका जो कॉरपोरेशन था विश्व व्यापार का, एक्सपोर्ट का, जो कि समुद्री मार्ग से एक्सपोर्ट होता था। और बदले में उनको क्या मिलता था, नोट तो छपते नहीं थे, टकसाल थी, तो सोना मिलता था। इसलिए दुनिया का सारा सोना कहाँ इकट्ठा हो गया था, श्रीलंका में। इसलिए श्रीलंका सोने की कही जाती है। और जब राम जीत गए हैं रावण से, तो लक्ष्मण कह रहे हैं भैया अब तो हमारा राज्य भी हो जाएगा। तो राम ने कहा अपि स्वर्णमयी लंका में लक्ष्मण रोचते, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गदायिनी गर्यसी। उन्होंने, राम ने कहा कि ये सोने की लंका मुझे पसंद नहीं है, मुझे अपनी माँ और अपनी जन्मभूमि पसंद है। और जिस सीता की खोज में राम गए थे, सीता का जन्म कहाँ हुआ, बिहार। कहाँ हुआ, जमीन इंडिया। क्या करते हुए, वो वास्तव में एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का एक सिंबल। खेतों में जो पैदा होता था, रावण उसका अपहरण करता था। जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स थे, रावण उसको चुरा के ले जाता था। और उस एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की तलाश में राम कोऑपरेटिव मूवमेंट चलाकर श्रीलंका गए। दूसरा, जो ये
जन्माष्टमी के मौके पर या किसी भी राधाष्टमी के मौके पर जो कृष्ण और राधा और पूरे मथुरा की बात कही जाती है, ये सब कृष्ण क्या कर रहे हैं? कृष्ण जो आज की अमूल है तो उस समय की अमूल बनाई है। वो आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड ना बनाकर ममूल बनाई है, मथुरा मिल्क यूनियन लिमिटेड। और सारे के सारे जो मिल्क इतना ज़्यादा होता था कि उसको कैरी करना बड़ा मुश्किल होता था, ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम थी, तो उसका मक्खन बनाकर माने उसका वैल्यू एडिशन करके, जिसको वैल्यू एडिशन की बात कही जाती है, एग्रीकल्चर के सारे स्टूडेंट्स वैल्यू एडिशन की बात, तो उसका वैल्यू एडिशन करके दूध का मक्खन बना के उसका जो व्यापार कंस करता था, और कंस कहाँ के लिए करता था? कंस मथुरा से भेजता था द्वारिका। द्वारिका क्यों भेजता था? कि द्वारिका से एक रास्ता था, समुद्री मार्ग था, नावों से उस समय के जो जहाज होते थे, पानी के जहाज, वहाँ से उनका एक्सपोर्ट होता था। तो राम अयोध्या से उठ के गए हैं श्रीलंका, और कृष्ण मथुरा से खड़े होकर गए हैं द्वारिका, जहाँ एक्सपोर्ट के बड़े केंद्र थे, श्रीलंका भी और द्वारिका भी। ये वो प्योर एग्रीकल्चर का था, और इसमें एलाइड माने एनिमल हस्बेंड्री और ये भी कृष्ण जी का। अभी 200 साल पहले तक पूरी दुनिया में राजशाही थी, राजा होता था, प्रजा होती थी। प्लासी का युद्ध हुआ, अंग्रेज जीत गए, सिराजुद्दौला हार गए, भारत पर 1757 में अंग्रेजों का राज हुआ। तो यहाँ से वो ले गए कपास, लोहा और कोयला। तो हमारे कपास, हमारे लोहा और हमारे कोयले से उन्होंने इंग्लैंड में पहली बार कपड़े बनाने की फैक्ट्रियां खोली, और 1764 माने 57 के 7 साल बाद 1764 से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन पढ़ते हो ना आप, वो 1764 से शुरू हुई है दुनिया में। 1764 से लेकर ये 1864 तक, ये 100 साल का ऐसा मान। और फिर उसके बाद उन्होंने कपड़ा बनाया है, कपड़े के साथ साथ सब पहले तो जो कपड़े बनाने के कारखाने उन्हीं में हुआ है, फिर उसके बाद इंजन बनाया है, फिर उन्होंने रेल बनाई है, फिर सारी चीज़ें बनाई। तो ये औद्योगिक क्रांति हुई। तो औद्योगिक क्रांति के बाद 1817 में मार्क्स पैदा हुआ। मार्क्स ने कोऑपरेटिव की बात कही, लेकिन उसका जो कोऑपरेटिव है वो दूसरे प्रकार का है, वो कम्यून टाइप का है। कम्यून कहते हैं जैसे ये एक कमरा है, इसमें बच्चे रहेंगे, दूसरे में बुढ़े रहेंगे, तीसरे में महिला रहेंगी, चौथे में पुरुष रहेंगे। तो अलग अलग जो आबादी है उसको अलग अलग रखना, इसको कहेंगे कि बच्चों का कोई कम्यून है, वो बुजुर्गों का कम्यून है, वो लड़कियों का है, वो माताओं का है, वो पुरुषों का है। वो सिस्टम 100 साल तो उसको लगे स्थापित करने में। तो पहला सिस्टम 1917 में रूस में बना है, कम्युनिस्ट सरकार पहली बनी है, मार्क्स के जन्म के 100 साल बाद। और वो सिस्टम कैसा बना रूस में? रूस में चुटकुला चलता था। एक गेस्ट किसी के घर पे आए और उसने, बच्चे ने दरवाज़ा खोला, उसने पूछा, बेटा पापा कहाँ हैं? कि पापा चांद पे गए। कि कब लौटेंगे? कि मंडे को लौटेंगे। कि मम्मी कहाँ है? कि मम्मी राशन की दुकान पे गई, राशन कार्ड लेंगे। कि कब लौटेंगी? पता नहीं। रूस में
चांद पे गया हुआ आदमी का तो पता था कि कब तक लौट आएगा, लेकिन राशन की दुकानों पर राशन लेने वालों की लाइन इतनी ज़्यादा लंबी थी कि लाइन में लगे हुए लोगों का पता ही नहीं होता था कि आज गए तो कल लौटेंगे, परसों लौटेंगे, तरसों लौटेंगे। इसलिए वो कम्यून सिस्टम जो था वो भी फेल हो गया। रूस के बाद जो आया था चाइना के पास, तो चाइना ये वास्तव में पलटी मारी है, वो कम्युनिज्म से कैपिटलिज्म पर आया है और सबसे बड़ी इकोनॉमी के रूप में वो उभर रहा, सेकंड लार्जेस्ट। तो 17 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है चाइना। 17 ट्रिलियन डॉलर अगर आप लिखोगे तो कितनी जीरो आएंगी, और भारत की इकोनॉमी केवल 3 ट्रिलियन डॉलर की है, माने हम उससे छठा हिस्सा ही है। तो इसलिए हुआ कि कम्युनिज्म से कैपिटलिज्म की तरफ आए। अब देखो यार, ना तो कैपिटलिज्म अच्छा है ना कम्युनिज्म अच्छा है, ये दोनों ही। कैपिटलिज्म में क्या हो रहा था, कैपिटलिज्म में लोगों का शोषण हो रहा था, और कम्युनिज्म में भी लोगों का शोषण हो रहा था कि मम्मी का पता ही नहीं था कि कब तक लौटेगा। और कैपिटलिज्म में भी लोगों को गुलाम बनाकर, ऐसा नहीं था कि 8 घंटे का काम नहीं होता था, 8 घंटे का जो लेबर का काम अब हुआ है, ये जो लेबर एक्ट बाद में बने हैं। और सबसे ज़्यादा जो कम्युनिज्म सबसे ज़्यादा 2 देशों में बचा है, जो हार्ड कम्युनिज्म में बचा है नॉर्थ कोरिया में, और सॉफ्ट है वो जर्मनी में बचा है। ये जो चाइना में जो बचा है वो कम्युनिज्म नहीं है, वो कैपिटलिज्म है, और दूसरे प्रकार का कैपिटलिज्म। तो पूरी दुनिया अब ये जो आज का दौर है ना, तो ये गांधी के समाजवाद वाला दौर है, ना मार्क्स के मार्क्सवाद का दौर है। ये जो आज का दौर है, या तो इसमें रहेंगी बड़ी कंपनियां जिनको कहते हैं कॉर्पोरेशंस, या रहेंगे कॉर्पोरेटिव्स। तो कॉर्पोरेशंस से अपनी गरीब जनता को बचाने के लिए कॉर्पोरेटिव्स की तरफ जाना है, क्योंकि गरीब आदमी के पास में रिसोर्सेज होते नहीं है। जैसा सक्सेना जी ने भी बताया, तोमर साहब भी बता रहे थे कि भाई कैसे रिसोर्सेज को करते। जैसे गांव में बारात आती थी तो हर घर से एक खाट और एक बिस्तर आता था, बर्तन इकट्ठे हो जाते थे, किसी की छान छप्पड़ होता था, जाते थे। अभी जो गन्ना बोया जाता है, गन्ना बेल्ट के कोई होंगे तो गन्ना भी कोई लेबर थोड़ी गन्ना बोने आती थी, हर घर से एक आदमी आता था गन्ना बोने। तो वो हमारा ही कोऑपरेटिव था, हमारे अलग सिस्टम का कोऑपरेटिव था। तो इस गरीब जनता को बचाने के लिए बड़ी बड़ी कंपनियों से, कॉर्पोरेट से बचाने के लिए कोऑपरेटिव की तरफ जाना पड़ेगा। और इसके लिए अब जो लक्ष्मण राव जी का नाम अभी इन्होंने लिया कि मोदी जी के गुरु, और अगर ऐसा ना बताते, वास्तव में तो मोदी जी के साथ में रहे थे जब मोदी जी छोटे थे, बच्चे थे आप जैसे, तो इनकी तरफ ध्यान ही नहीं जाता, इनका नाम भी याद नहीं आता। तो इन्होंने ही सहकार भारती की स्थापना। तो हम सब लोग जैसा, अब भारत का दुर्भाग्य ऐसा है कि एक अमूल के बाद दूसरा अमूल बना। भारत सरकार ने बहुत कोशिश कर ली, भारत सरकार भी 2 कोऑपरेटिव कंपनी बनाकर, क्रबको और इफ्को बनाकर तीसरी बनाने की स्थिति में नहीं, बनाए बहुत सारे, जैसे चिली की बनाई, हर एक कम्युनिटी बेस्ड कोऑपरेटिव बनाए तो हैं, लेकिन उन पर IAS बैठे, IAS चला रहे, तो वो कैसे यार कोऑपरेटिव में वो समूह, वो दूसरा ही मॉडल है कोऑपरेटिव। जिन कोऑपरेटिव्स को भारत सरकार के प्रशासनिक अधिकारी चलाते हो, वो अलग ही प्रकार का मॉडल है, लेकिन भारत को अलग प्रकार के मॉडल की ज़रूरत है। अब ये प्रयास है भारत के लोगों का, जो माइंडसेट है वो कोऑपरेटिव का है ही नहीं, फैमिली वाला है। भारत का आदमी अपने लिए नहीं जीता, अपनी फैमिली के लिए जीता, बच्चों के लिए जीता, बच्चों के लिए 7 पीढ़ी का इंतजाम करके जाना चाहता।
पड़ोस में क्या हो रहा है इससे उसको ज़्यादा मतलब है रहता नहीं है। मैक्सिमम मेजोरिटी जो है, बहुत कम ऐसे लोग हैं जो दूसरों के बारे में सोचते हैं, नहीं तो मैं, मेरी बीवी, मेरे बच्चे। तो भारत का जो सोच है यहाँ तक सीमित है। अब इस सोच को मैं ऐसा नहीं कहता कि 100% लोग ऐसे हैं, हाँ, लेकिन मेजोरिटी में ऐसे हैं। ये ठीक है, चलो मैं, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, लेकिन इसके आगे थोड़ी सी सोच रखते हुए अगर कोऑपरेटिव की तरफ बढ़े तो लोगों को जैसा गरीबी से बचाया जा सकता है। और गरीबी ही पाप है। जो गरीब है वो पाप करेगा ही, वो क्राइम करेगा ही, वो बिगड़ दवाइयों के जल्दी चला जाएगा दुनिया से, वो इलाज नहीं करा पाएगा, वो किसी की मदद नहीं कर पाएगा। तो दुनिया में भारत का जो मॉडल है वो दान और भिखारी वाला मॉडल है। दानिज्म और भिखारिज्म कहेंगे तो ठीक रहे, क्योंकि यहाँ मकर संक्रांति आ रही है 14 तारीख को। तो हमारे जो त्योहार भी हैं, ये त्योहार भी अलग प्रकार की कोऑपरेटिव के एक त्योहारों में कोऑपरेटिव सहकारिता है अलग प्रकार की, कि भाई किसी के घर से चावल आएगा, किसी के घर से दाल आएगी, किसी के घर से रस आएगा, किसी के घर से कुछ आएगा, मसाले आएंगे, खिचड़ी बनाएंगे, गन्ने की खिचड़ी बनाएंगे, खीर बनाएंगे, या फिर ये खिचड़ी बनाएंगे और बांटेंगे। माने कुछ लोग दान देंगे, कुछ लोग उस दान को खाएंगे। ये भारत का एक मॉडल है दान देने का, और ये मानते हैं कि भाई जो दान देने से अगले जन्म अच्छा होता है। तो हमारा जो मॉडल है वो दान वाला और दान लेने वाला है। यहाँ कोऑपरेटिव वाला भी नहीं है, कॉरपोरेशन वाला भी नहीं है। लेकिन अब जैसे पूरी दुनिया से हम अलग नहीं हैं, पूरी दुनिया से जुड़े हुए हैं, पूरी दुनिया से ऐसे जुड़े हुए हैं कि भाई हम सुबह जगते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, पेस्ट करते हैं। ये पेस्ट कहाँ के, भारत में जितने पेस्ट हैं वो 2-4 को छोड़कर वो सारे के सारे दूसरी दुनिया के बने हुए, दूसरे दुनिया के दूसरे देशों से बने हुए। हम शर्ट से लेकर और शूज तक ये दुनिया के दूसरे देशों से बने हुए हैं। हमारे हाथ में मोबाइल है तो हमारे भारत का बना हुआ नहीं है। हम जिस कार में जाएंगे वो कार हमारे यहाँ की नहीं है। हम जिस बस में जाएंगे उस बस हमारे यहाँ की बनी हुई नहीं है। जिस मेट्रो में, ट्रेन में, इंजन में सफ़र करते हैं वो हमारे यहाँ की बना नहीं है। तो जो ट्रैक्टर खेतों में चलाते हैं उसमें कितने हमारे यहाँ के बने हुए हैं, कितने बाहर के हैं। तो मैक्सिमम चीज़ जो हमारे सराउंडिंग हैं, जो भी उत्पाद हैं, वो दुनिया के दूसरे देशों के द्वारा बने हुए हैं और हम उनसे खरीदते हैं, उनके साथ में हमारे लिंकेज हैं। तो ऐसे में जबकि सुबह जगने से लेकर रात को सोने तक जो भी काम, जो भी उत्पाद हम यूज करते हैं या जो भी हम काम करते हैं, जो भी सोर्स और रिसोर्सेज हम यूज करते हैं, उसमें मैक्सिमम पार्ट विदेश का है। तो दुनिया एक विलेज के रूप में, जिस रूरल की बात तोमर साहब कर रहे थे, तो ये ग्लोबल विलेज बना है। तो ऐसे में और एक तरफ जब बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स खड़े हो जाएंगे, कॉर्पोरेशंस खड़े हो जाएंगे, और खड़े होने भी चाहिए। खड़े इसलिए होने चाहिए कि अगर कॉर्पोरेट खड़े नहीं होंगे तो मोबाइल का कौन बनाने वाले खड़ा होगा। मोबाइल तो कोऑपरेटिव से बनेगा ना, बड़ी गाड़ियाँ तो कोऑपरेटिव से बनेंगी, बन सकती हैं अगर इच्छा हो, लेकिन उसके लिए तो बहुत अलग प्रकार के DNA की जरूरत पड़ेगी, अलग प्रकार के लोगों की जरूरत पड़ेगी। तो ऐसे में जब एक तरफ गरीबी बढ़ रही है भारत में, बेरोजगारी बढ़ रही है, 38% लोग भारत में इस समय बेरोजगार हैं और गरीबी बढ़ रही है, तो गरीबी और बेरोजगारी को मिटाने का, मारने का हथियार अगर कुछ है तो वो है कोऑपरेटिव्स। तो भारत कोऑपरेटिव्स की तरफ बढ़े, इसके लिए सहकार भारती प्रयास कर रही है और सहकार भारती में लगे हुए कार्यकर्ता प्रयास कर रहे हैं, और ऐसी सोच हम सब रखते हैं। लेकिन बात इम्प्लीमेंटेशन की आती है, जानते हम सब हैं, लेकिन जब हम करने की बात आती है,
इंडियंस के बारे में कहा जाता है वी आर वेरी गुड प्लानर्स बट वेरी बैड इम्प्लीमेंटर्स। हम इम्प्लीमेंट किसी चीज़ को नहीं करते, हम जानते समय लेकिन हम करते नहीं हैं। लेकिन इसके लिए करेंगे हम सब, जहाँ जहाँ जिस जिस क्षेत्र में रहते होंगे तो वहाँ जो भी प्रोडक्ट्स तैयार होते होंगे, राम ने देखा बेर का या कटहल का, कृष्ण जी ने देखा माखन का, तो हमारे यहाँ जो भी प्रोडक्ट तैयार होते होंगे उसका कोऑपरेटिव बनाकर अपनी जनता को गरीबी से उभारना है और कॉरपोरेट से बचाना है, उनको बेरोजगारी से बचाना है, उनको गरीबी से बचाना है। इसके लिए कोऑपरेटिव की तरफ जाना है। भारत माता की जय। डॉक्टर साहब ने बड़ा अच्छी बात की कि आने वाले टाइम में दो ही चीज़ रहेगी, एक कॉर्पोरेट रहेगा, दूसरा कॉर्पोरेटिव रहेगा। आप कॉर्पोरेट में जॉब कर सकते हैं या अपना कॉर्पोरेट बना सकते हैं, और दूसरा है कि आप कॉर्पोरेटिव बना सकते हैं। जब आप कॉर्पोरेटिव बनाएंगे तो आप गरीब लोगों की मदद करेंगे, कि कॉर्पोरेटिव के साथ जितने लोग जुड़ते हैं वो आमतौर पर गरीब लोग जुड़ते हैं। संगठन में शक्ति है, जैसे सेना जी ने कहा कि संगठन में शक्ति है। और आज की डेट में जो सबसे बड़ी कॉर्पोरेटिव है वो फ्रेंच कॉर्पोरेटिव है, फ्रेंच क्रेडिट एग्रीकोल करके नाम है। उसका जो वर्थ है उसकी करीबन $2.71 ट्रिलियन की है। $2.71 ट्रिलियन समझते हैं कितनी बड़ी रकम होती है? इंडिया की जीडीपी करीबन $3 ट्रिलियन की है, टोटल जीडीपी, और करीब करीब उसी के बराबर की कोऑपरेटिव है फ्रेंच क्रेडिट एग्रीकोल। वो एग्रीकल्चर पे ही काम करते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग भी बहुत सारे तरीके की कोऑपरेटिव्स हैं जिसका फॉर्मुलेट कर सकते हो। जो पहली जो कोऑपरेटिव जो फॉर्म हुई थी वो कंज्यूमर कोऑपरेटिव थी। एक जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब शुरू हो रहा था, जो जैसे सर ने बताया, तो उस टाइम वर्कर्स की कॉलोनी थी। तो वर्कर्स की कॉलोनी में इशू क्या आ रहा था कि वो लोग परचेज जो सामान करते थे वो महंगे आते थे। तो उन लोगों ने एक समूह बनाया ताकि हम इकट्ठे सामान खरीदें। जैसे यदि आप लोग इकट्ठे सब्जी खरीदते तो सस्ती आती है। यदि 100 मकान है और आप इकट्ठे सब लोगों का ऑर्डर लें और सब्जी इकट्ठी खरीदें तो सस्ती आएगी नहीं आएगी मंडी से। तो यही एक मॉडल था जो सबसे पहले इम्प्लीमेंट हुआ, कंज्यूमर कोऑपरेटिव बना, और धीरे धीरे बहुत सारे कोऑपरेटिव्स बन गए। और विश्व भर में यदि आप गूगल करेंगे तो बहुत सारे बड़े कोऑपरेटिव्स दिख जाएंगे आप लोगों को। तो कोऑपरेटिव की तरफ थोड़ा सा आप लोग स्टडी करें, ध्यान दें, और यदि हो सके तो छोटे छोटे कोऑपरेटिव्स लोगों के बनवाएं या उसमें पार्टिसिपेट करें, बनवाएं, चाहे वो कंज्यूमर कोऑपरेटिव बनाए, ठीक है, किसी भी लेजर का या मैन्युफैक्चरिंग का कोऑपरेटिव बनवाएं, छोटे छोटे कोऑपरेटिव बनाएं, कुछ एक लोग जुड़े और इकट्ठे व्यापार करें। कोऑपरेटिव में ही इकट्ठे व्यापार करना है। और आज का छोटी सी संगोष्ठी बहुत अच्छी रही, और आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए और सुनने के लिए। थैंक यू।